हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स अड्डा 24/7। माय नेम इज अमन मेहता और ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाली है क्योंकि हम शुरू कर रहे हैं आपके लिए पार्टनरशिप अकाउंटिंग। यानी पहला चैप्टर इस वीडियो में हम कवर करेंगे वन शॉट के अंदर, बहुत अच्छे से पूरी क्लैरिटी आएगी, कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ने वाली। ठीक है, सारे कंसेप्ट एक ही वीडियो के अंदर हो जाएंगे, तो जरूर शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास फंडामेंटल्स वाली। तो सबसे पहले जरूरी तो यह है कि भाई पार्टनरशिप होती क्या है वो तो हमें पता चले, पार्टनरशिप का मतलब जानना बहुत जरूरी है और इस चैप्टर की जो थियरी पोर्शन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पार्टनरशिप के बारे में देखते हैं। तो पार्टनरशिप क्या है? पार्टनरशिप इज द रिलेशन। पार्टनरशिप क्या है? एक रिलेशन है बिटवीन पर्संस। ठीक है, पर्संस के बीच में रिलेशन है। हु हैव शेयर एग्री टू शेयर द प्रॉफिट्स, जो एग्री करते हैं कि भाई हम प्रॉफिट शेयर कर लेंगे। ठीक है, कुछ लोग मिले, दो या दो से ज्यादा लोग, अकेला इंसान तो खुद का पार्टनर नहीं बन सकता, तो कोई और तो चाहिए, तो एक के अलावा दूसरा और तो एटलीस्ट चाहिए होगा। तो दो या दो से ज्यादा लोग मिले, उन्होंने कहा चलो यार बिजनेस करते हैं, और उन्होंने कहा प्रॉफिट भी बांटेंगे, मस्त एकदम काम करेंगे। ओके, ठीक है, तो वो जो प्रॉफिट बांटेंगे किस चीज का? ऑफ द बिजनेस। ठीक है, बिजनेस का प्रॉफिट बांटेंगे। कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो ये लाइन, ये फ्रेज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जिसको अंडरलाइन किया, जिसको सर्कल में रखा हमने, वो क्या है? वो कीवर्ड्स है, इनको समझना बहुत जरूरी है। और ये जो डेफिनेशन आप पढ़ रहे हैं, ये सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में गिवन है। ठीक है, कानून बनाया गया प्रॉपर इसके लिए। तो पॉइंट ये है कि भाई ये जो डेफिनेशन है, ये कोई भी ज्यादातर डेफिनेशंस जो होती हैं उसके अंदर बहुत सारे राज छुपे होते हैं। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं पोर्शन बाय पोर्शन के क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, जैसे अभी स्टार्टिंग में क्या आया? रिलेशन। तो हम पढ़ेंगे पार्टनरशिप। पार्टनरशिप इज द रिलेशन। तो ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये सोचने वाली बात है। ठीक है, तो इसी को हम पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं डिटेल में। तो रिलेशन वर्ड की अगर हम बात करें तो रिलेशन क्या है, रिलेशन कब बनता है? पार्टनरशिप अगर एक रिलेशन है तो रिलेशन कब बनता है ये जानना हमारे लिए जरूरी है। तो रिलेशन तब बनता है जब सामने वाला भी एग्री हो गया, हाँ भाई ये रिश्ता है। ठीक है, जैसे आप मेरे स्टूडेंट हैं, मैं आपका टीचर हूं, तो अगर आप एग्री करते, मैं एग्री करता हूं इस पॉइंट पे, तो वो क्या है? वो रिश्ता बनता है, रिलेशन कहलाता है। तो कहने का मतलब क्या है कि एग्री होना बहुत जरूरी है, और जिस पॉइंट पे एग्री हुआ जाता है वो एग्रीमेंट कहलाता है। तो क्या समझ में आया कि रिलेशन एग्रीमेंट से बनते हैं। ठीक है, एग्रीमेंट। अब एग्रीमेंट, पार्टनरशिप भी रिलेशन है तो एग्रीमेंट चाहिए होगा, और वो जो एग्रीमेंट है वो दो तरीके से हो सकता है। या तो ओरल, है ना, अपने इतना इस प्यारे मुखड़े से बोल करके, मुंह से बोलेंगे कि भाई पार्टनरशिप करो, वो कहते हैं हाँ करेंगे। और प्रॉफिट बांटोगे, हाँ जी बांटेंगे। सब कुछ सारी शर्तें मुंह जुबानी। ठीक है, बोलो जुबान केसरी नहीं बोलना। ठीक है, ओके चलिए। तो ओरल, ओरल एग्रीमेंट होता है, बातों बातों में सारी बातें, शर्तें मान ली जाती हैं, तय कर ली जाती हैं। ठीक है, फिर या फिर हो सकता है रिटन एग्रीमेंट। अब रिटन एग्रीमेंट के बारे में अगर हम बात करें तो रिटन एग्रीमेंट तो बढ़िया होता है भाई, ओरल एग्रीमेंट से तो बहुत बढ़िया होता है। एबीसी तीन लोगों ने पार्टनरशिप करी और बाद में तीन तगड़ा काम बिगाड़ा हो गया, क्योंकि कोई ओरल कोई भी रिटन एग्रीमेंट नहीं था, ओरल एग्रीमेंट था। पुलिस थाना हो गया, केस हो गया, कोर्ट में चले गए, लेकिन कोई भी सबूत नहीं था कि किन शर्तों पर इन्होंने अपने पार्टनरशिप को शुरू किया था। तो इसलिए ओरल एग्रीमेंट प्रेफर नहीं किया जाता, प्रेफर किया जाता है कि रिटन एग्रीमेंट किया जाए, ताकि प्रूफ रहते हैं कि भाई जब ये पार्टनरशिप बन रही थी तब क्या बातें हुई थी, क्या शर्तें रखी गई थी। तो यही पार्टनरशिप का जो एग्रीमेंट है, रिटन एग्रीमेंट, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है पार्टनरशिप डीड। ठीक है, पार्टनरशिप डीड कहलाता है। और इस पार्टनरशिप डीड के अंदर सारी टर्म एंड कंडीशन, राइट, ड्यूटी, लायबिलिटीज, सब कुछ पार्टनर्स की दी होती है। इसको भी अभी हम डिटेल में आगे पढ़ लेंगे। ठीक है, अभी जो पार्टनरशिप डीड नहीं लिखा, डीड लिख लेते हैं। हाँ, पार्टनरशिप डीड। अब ये पार्टनरशिप जो डीड होती है, ये जो एग्रीमेंट होता है, बेसिकली एग्रीमेंट भी कैसे हो सकता है? या तो हम एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए करेंगे, स्पेसिफिक पीरियड के लिए करेंगे, या फिर एट विल होगा, एट विल होगा। समझ में आ रही है बात? स्पेसिफिक पीरियड के लिए मान लो ए और बी ने दोनों ने पार्टनरशिप शुरू करी, अपना बिजनेस शुरू करा, कह रहे थे कि भाई 10 साल तक हम क्या करेंगे, पार्टनर रहेंगे, उसके बाद तुम अपने रास्ते में अपने रास्ते। ये क्या एक स्पेसिफिक पीरियड है? क्या है बेटा? ये एक स्पेसिफिक पीरियड है। लेकिन अगर हम एट विल की बात करें, विल मतलब हमारी इच्छा, कि जब तक चाहेंगे तब तक बिजनेस करेंगे, और जब मन नहीं हो बोल देंगे कि चलो यार आपसी सहमति से हम क्या करते हैं, इस बिजनेस को बंद करते हैं, टाटा बाय बाय खत्म। ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो देखो एक रिलेशन वर्ड से हमने क्या 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 क्या
पढ़ा है, और ये चीजें क्या कहते हैं, हमें शार्प बनाती हैं। इस तरीके से पढ़ोगे तो जल्दी चीजें याद रहेंगी, जल्दी चीजें हो जाएंगी, सब कुछ बढ़िया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला हमने क्या पढ़ा, पार्टनरशिप इज रिलेशन किसमें, बिटवीन पर्सन। ऐसी डेफिनेशन चली थी, हम टुकड़ों में पढ़ते चले जाएंगे और उसको पूरी तरह से एनालाइज कर लेंगे, ठीक है, पूरी तरीके से, ठीक है। चलो तो अब क्या है, बिटवीन पर्सन। अब ये पर्सन, अब ये जो भी पर्सन है भाई, कहां से कैसे कौन से मतलब किस टाइप के लोग चाहिए, कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये लोग, ये वाली बातें आ रही होंगी कि भाई कितने लोग होने चाहिए, मिनिमम मैक्सिमम कितने होने चाहिए, और किस तरह के लोग होने चाहिए, ये बहुत मैटर करता है। चलिए इसके बारे में भी देख लेते हैं। तो बिटवीन पर्सन में पर्सन जो वर्ड है वो क्या है हमारे लिए, कीवर्ड है, जिसको हम क्या बोल सकते हैं भाई, कि भाई यहां पर मिनिमम अगर हम बात करें, मिनिमम 2 लोग होने चाहिए भाई। एक इंसान खुद का पार्टनर बन नहीं सकता और पार्टनरशिप बिजनेस नहीं कर सकता। और मैक्सिमम कितने लोग होने चाहिए, मैक्सिमम 50 लोग हो सकते हैं। अब सर ये बात कहां से आई, तो मिनिमम तो नॉर्मल सी बात है, कॉमन सेंस है, लेकिन मैक्सिमम के लिए हुआ क्या, मैक्सिमम के लिए एक सेक्शन है, सेक्शन 464 ऑफ कंपनीज एक्ट, कंपनीज एक्ट 2013। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसको पावर दी गई है। इस कानून में ये लिखा है, सेंट्रल गवर्नमेंट आपको पावर दी जाती है कि आप मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर डिसाइड कर सकते हो, ठीक है, अप टू 100, कि मतलब हम बोल रहे हैं कि 100 तो हो सकते हैं। अगर आपको लगता है कि इससे भी कम मैक्सिमम नंबर होने चाहिए तो उतना कर लो। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला कि भाई 50 लोग रखो। 50 से ज्यादा अगर पार्टनरशिप में कोई पार्टनर आया तो उसके बाद क्या होगा, उस पार्टनरशिप फर्म को मजबूरन कंपनीज एक्ट में कन्वर्ट होना पड़ेगा। और ये कंपनी से रिलेटेड पॉइंट था, इसलिए कंपनीज एक्ट ने बताया है, ठीक है। और कमाल की बात, चाहे अब कितने भी पार्टनर हो, ये पार्टनर होने कैसे चाहिए, कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। कैसे, कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। सर अभी तो एग्रीमेंट पढ़ते थे, कॉन्ट्रैक्ट कहां से आ गया। देखो एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट की बातें भी अगर हम करें तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है 1872, उसके अंदर बहुत सारी बातें ली गई हैं कि एग्रीमेंट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। तो अभी फिलहाल आप अपनी समझ के लिए फिलहाल ये मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट एक ही होता है, ठीक है। एग्रीमेंट विच कैन बी इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज कॉन्ट्रैक्ट। कोई बात नहीं, नहीं समझ में कोई बात नहीं। तो आपको बस ये समझ लो कि कॉन्ट्रैक्ट करने लायक या एग्रीमेंट करने लायक इंसान होने चाहिए। तो सर कौन नालायक इंसान होता है जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है कोई भी पार्टनर बन जाए, नहीं। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ने 3 कैटेगरी ऐसी बताई है जिसके अंदर कोई, ये 3 कैटेगरी के जो लोग हैं वो पार्टनरशिप फर्म में नहीं आ सकते एज अ पार्टनर। तो कौन कौन है चलिए देखते हैं। तो माइनर, 18 साल से कम, 18 साल से कम अगर कोई भी, 18 साल से कम कोई भी अगर पर्सन है तो वो नहीं हो सकता। सर क्यों नहीं हो सकता, क्या गुनाह किया इन लोगों ने। तो बेटा बात ये है, एक मिनट बेटा चुप, हाँ बात ये है बात यह है कि आप लोग जो भी भाई 18 साल से कम हैं, उनका मतलब, कानून का मतलब ये होता है कि इन लोगों में टर्म एंड कंडीशन को समझने की क्षमता नहीं है, इनको बेवकूफ बना सकती है दुनिया, जालिम दुनिया, ठीक है। तो इसलिए इनको एक्सक्लूड कर दिया कि इनको पार्टनर बनाओ, है ना, छल कपट होता है। और दूसरी कैटेगरी कौन है भाई, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, जिनका दिमाग हिला होता है, कभी हंस रहे हैं कभी रो रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, ठीक है, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। अब यहां पे भी सेम लॉजिक, ये भी इनकैपेबल हैं टर्म एंड कंडीशन को समझने के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट में दिया होता है पार्टनरशिप डीड के, है ना। चलिए ये भी समझ में आ गया। सर कौन होते हैं अनसाउंड माइंड वाले, अनसाउंड मतलब जिनका माइंड ठीक ना हो, पागल, ल्यूनेटिक, या फिर इवन ड्रंक जो होते हैं, यानी जिन्होंने अल्कोहल पी होती है तो हैंगओवर होता है, उस टाइम पे भी इनका दिमाग कंट्रोल में नहीं होता टर्म एंड कंडीशन को समझने के। तो इवन अगर कोई इंसान ड्रंक भी है तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग वो अनसाउंड माइंड की कैटेगरी में फॉल करता है और वो पार्टनर नहीं बन सकता, ठीक। फिर अगर हम आगे बात करते हैं, तीसरी कैटेगरी आती है पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। ऐसा इंसान जिसने कोई घोटाला करा, घपला करा, कुछ भी करा, तो उसको भाई सजा के तौर पे या कुछ भी डिस्क्वालीफाई कर दिया कि भाई ये पार्टनर नहीं बन सकता, ये कॉन्ट्रैक्ट के लिए लायक नहीं है। बात समझ में आ रही है। तो ये 3 कैटेगरी है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिनिमम और मैक्सिमम पार्टनर कितने हो सकते हैं वो भी समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, कहां तक पढ़ लिया हमने पढ़ा कि पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्संस, यहां तक पढ़ा। हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, ये बात हमने देखी। तो अब इसके अंदर क्या है भाई, शेयर द प्रॉफिट। अब दिमाग की घंटी बजी कि यार यहां पे लॉस की बात क्यों नहीं कर रहे, सिर्फ प्रॉफिट शेयर करने को पार्टनरशिप बोलते हैं। लॉस नहीं होगा, लॉस भी तो होगा। और दूसरा है कि ये बिजनेस क्या है, ठीक है, ये बिजनेस क्या है। तो भाई यहाँ पे
प्रॉफिट को शेयर किया जाएगा, सब कुछ होगा, और फिर बात करते हैं आगे की। अब अगर हम ध्यान से देखें तो प्रॉफिट शेयर करने की बात है, तो सर हमारा लॉस पे जो क्वेश्चन उठा उसका जवाब है क्या आपके पास? हाँ जी बेटा, पूरा पूरा जवाब है। यहाँ पे ये शो हो रहा है कि इन्होंने ये नहीं बोला कि लॉस बटेगा नहीं, लॉस भी बटेगा, लेकिन प्रॉफिट शेयरिंग इज कंपलसरी। तो सर क्या लॉस शेयरिंग कंपलसरी नहीं है? हाँ जी, 2 केसेस में कंपलसरी नहीं है। 2 पॉइंट्स याद रखना हमेशा। क्या है भाई? वो क्या है? देखो, पहला पॉइंट है माइनर को अगर पार्टनर बनाते। सर कैसी बातें कर रहे हो, अब भी आपने मना करा माइनर को पार्टनर नहीं बना सकते। हाँ बेटा, लेकिन ऐसे ही आगे चल करके इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में कुछ बातें लिखी हैं जिसके अकॉर्डिंग माइनर को पार्टनर बनाया जा सकता है। अब वो माइनर को पार्टनर बनाया जा सकता है, लेकिन क्या, देखो रीजन ये था कि माइनर को पार्टनर इसलिए नहीं बना सकते, इसको बेवकूफ बनाएंगे, इसको लॉस थमा देंगे। इन्होंने बोला लॉस ही नहीं देना, पार्टनर को। इस केस में आप माइनर को पार्टनर बना सकते हैं। तो देखो यहां पर लॉस हमेशा शेयर करना कंपलसरी नहीं होता, इसलिए यहां पर ये पॉइंट आता है, और इसलिए यहां पर सिर्फ प्रॉफिट लिखा हुआ है। ठीक है, और दूसरा है गारंटी ऑफ प्रॉफिट। गारंटी ऑफ प्रॉफिट, अगर किसी पार्टनर को प्रॉफिट की गारंटी दे दी कि भाई तुम बस आ जाओ, हमारे साथ काम कर लो, हमारी मदद कर दो, कैश ले आओ, कैपिटल ले आओ, बस तुम आ जाओ, तुम्हें गारंटी देते हैं, तुम्हें लॉस नहीं देंगे। तो ये 2 कंडीशन जहां पे लॉस नहीं बांटा जाता, सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट बांटा जाता है। तो इस वजह से प्रॉफिट हर केस में बांटा जाता है, इसलिए प्रॉफिट बांटना कंपलसरी है, और इसलिए इस डेफिनेशन में लिखा है। लेकिन इसका कहीं से कहता है ये मतलब नहीं है कि लॉस नहीं बांटा जाएगा, लॉस भी बांटा जाएगा, एक्सेप्ट दीज 2 केसेस, है ना। इन दीज 2 केसेस, ये 2 केसेस को छोड़ दो, बाकी सब जगह लॉस भी बटेगा। ठीक है, अब बात करते हैं ये सर बिजनेस क्या है। बिजनेस की बात कर रहे हैं भाई। देखो बिजनेस मतलब बिजनेस, लेकिन पार्टनरशिप एक्ट बोलता है लॉफुल होना चाहिए, है ना। और पार्टनरशिप एक्ट क्या, कोई भी अगर एक्ट है, कानून है, तो वो लॉफुल ही बोलेगा ना। गैर कानूनी काम करने के लिए थोड़े ना प्रमोट करेंगे। तो लॉफुल काम होना चाहिए, चोरी चकारी डकैती ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए, पार्टनरशिप नहीं कहलाएगी वो। और ये लॉफुल बिजनेस जो होना चाहिए, इसके अंदर भी 2 पॉइंट है, हर बात की 2 मतलब। तो पहला पॉइंट ये है कि चैरिटेबल एक्टिविटी, को बिजनेस नहीं मानेंगे हम पार्टनरशिप में। आप सोचें कि पार्टनरशिप कर लेते हैं और फिर भलाई करेंगे दुनिया की, नहीं, वो बिजनेस नहीं कंसीडर किया जाएगा। और जो बिजनेस ही नहीं, उसका कोई प्रॉफिट शेयर नहीं होगा, तो फिर वो पार्टनरशिप ही नहीं है। फिर आगे बात आती है, कह रहे हैं जॉइंट ओनरशिप को आप गलती से भी पार्टनरशिप मत समझ लेना, तो ये भी पार्टनरशिप नहीं है। तो इन दोनों ही केस में क्या है बेटा, ये दोनों ही पार्टनरशिप नहीं होती। और जो भी बाकी इसके अलावा बचा, वो बिजनेस कैसा होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए। तो यहाँ पे भी हमें बहुत सारी चीजें समझ में आ गई। अब आगे क्या है, अभी तक हमने क्या पढ़ा, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। और ये बिजनेस कैसा, बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। कैरी करेंगे, ये बिजनेस को चलाएंगे, कैरी करेंगे मतलब चलाएंगे, कौन, सारे या फिर कोई उनमें से एक। ठीक है, समझ में आ रही है बात, कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो अब ये पार्टनर है भाई, मान लो तीनों पार्टनर है, तो जरूरी नहीं है ना कि हर काम सारे एक साथ ही करें, फिर फायदा ही क्या हुआ इतने सारे पार्टनर्स का। तो मान लो ये भाई साहब किसी मीटिंग में चले जाएं, या फिर ये भाई साहब किसी और मीटिंग में चले जाएं, कुछ और काम करने चले जाएं, तो ये एक दूसरे के लिए क्या कर रहे हैं, ये एक दूसरे के लिए काम कर रहे हैं, और ये फर्म के बिहाफ पर काम कर रहे हैं। और फर्म कौन है, फर्म ये तीनों ही मिलकर है। इन तीनों को मिलकर के अगर हम देखें तो ये फर्म कहलाती है, पार्टनरशिप फर्म। ठीक, तो ये भाई साहब क्या, ये अगर फर्म के बिहाफ पर काम कर रहे हैं, दैट मीन्स ये इनको भी अपने एक्ट से बाइंड कर रहे हैं, इन भाई साहब को भी अपने एक्ट से बाइंड कर रहे हैं, बांध रहे हैं। यानी जो भी ये काम करेंगे फर्म के बिहाफ पर, उनकी उस काम की जिम्मेदारी, उसका जो रिजल्ट निकला उसकी जिम्मेदारी इन तीनों की ही होगी। तो कहने का मतलब इनके बिहाफ पर काम कर रहे हैं, तो ये भाई साहब एजेंट हुए और ये दोनों प्रिंसिपल हुए। ठीक है, ऐसे ही अगर ये भाई साहब कोई काम करेंगे तो ये इनको और इनको क्या करेंगे, बाइंड कर देंगे, बाध्य कर देंगे। तो इस केस में क्या हुआ, ये एजेंट हुए, ये दोनों प्रिंसिपल हुए। इस तरह से सारे ही पार्टनर एक दूसरे के एजेंट भी होते हैं और प्रिंसिपल भी होते हैं। और इसीलिए ये जो लाइन हमने फ्रेज पढ़ी, कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, इसका मतलब है कि ये आपस में एक दूसरे के प्रिंसिपल एजेंट है। तो ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये रिश्ता कहलाता है एजेंट प्रिंसिपल रिलेशन का। ठीक है, और इसको हम क्या बोलते हैं, म्यूचुअल एजेंसी भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई कि भाई ये क्या है, ये है
क्या है? ये है म्यूचुअल एजेंसी। बहुत सिंपल चीज है भाई, ठीक है, पढ़ोगे आराम से तो सब कुछ समझ में आ जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं पार्टनर कौन है, फर्म कौन है, फर्म का नाम क्या है, मतलब फर्म का नाम का क्या मतलब होता है। तो अगर हम देखें तो पर्सन एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप, अगर कोई भी इंसान पार्टनरशिप में एंटर करता है तो इंडिविजुअली वो क्या कहलाता है, इंडिविजुअली वो पार्टनर कहलाता है। अगर उस इंसान को एक को देखें, जैसे एबीसी 3 पार्टनर है, तो ए क्या है, एक पार्टनर है। अगर एबीसी को तीनों को एक साथ देखेंगे तो वो इंडिविजुअली सॉरी कलेक्टिवली क्या कहलाएगा, कलेक्टिवली एक साथ सारे पार्टनर को देखो तो ये तो फर्म है, ठीक है, लीगली ये क्या है, फर्म है। और ये फर्म जो भी बिजनेस कर रही है, जो भी बिजनेस कर रही है, जिस भी नाम के अंडर, वो नाम क्या है बेटा, वो नाम है फर्म नेम, ठीक है, सिंपल है। आगे बढ़ते हैं। अब नेचर के बारे में बात करते हैं कि पार्टनरशिप का नेचर क्या होता है। अभी मैंने आपको बताया कि लीगली, तो अच्छे से समझ लेते हैं, ठीक। तो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू है और हमारे पास क्या है, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू है। तो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू यानी जो हमने अभी तक अकाउंटिंग करी है, सोल प्रोप्राइटर के केस में 11th क्लास में भी अकाउंटिंग करी थी, वहां पे भी हमने देखा था कि बिजनेस और बिजनेसमैन अलग होते हैं अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, या फिर बोले बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। तो हमारे जो अकाउंटिंग में कॉन्सेप्ट पढ़ाए जाते हैं उसके अकॉर्डिंग पार्टनर्स भी, मतलब हमारे जो बिजनेसमैन है और बिजनेस है वो अलग अलग है, ठीक है। तो पार्टनरशिप इज सेपरेट, क्या है, सेपरेट है फ्रॉम इट्स पार्टनर्स। किस वजह से, क्योंकि हमें बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट को फॉलो करना पड़ता है, बिकॉज हम जो अकाउंटिंग कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं, बिजनेस के लिए कर रहे हैं, नॉट फॉर द ओनर्स। बात समझ में आई? तो इसलिए क्या होता है, पार्टनर्स और पार्टनरशिप भी अलग अलग होंगी अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, अकाउंटिंग के हिसाब से। लेकिन अगर बात आती है भाई लीगल कानूनी रूप से, तो आपको याद होगा एग्रीमेंट हुआ था, और एग्रीमेंट होता, कोई एग्रीमेंट तोड़ता तो फिर कानूनी कार्यवाही हो सकती है। कहने का मतलब क्या है कि अकाउंटिंग एक अलग बात है, लेकिन अगर कानूनी बात करें, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो पार्टनर और पार्टनरशिप फर्म अलग अलग नहीं है, एक ही है। अब सारे पार्टनर जाके लोन लेके आ जाएंगे और बाद में कहेंगे हम नहीं दे रहे लोन, बैंक वाले आएंगे भाई पैसे तो दो यार, वो कहोगे हम तो भाई सेपरेट हैं, हमारी तो पहचान ही अलग है, पार्टनरशिप से मांगो, हम तो पार्टनर है भाई, वो कहेंगे इधर तेरे को अकाउंटिंग बताता हूँ, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं अब हम तुम्हें। तो कानूनी रूप से देखा जाए तो पार्टनरशिप फर्म इज नॉट सेपरेट, वो अलग है ही नहीं। क्यों? क्योंकि पार्टनरशिप जो है वो एग्जिस्टेंस में ही तब आई थी जब सारे लोग किस में एंटर हुए थे, एग्रीमेंट में एंटर हुए थे, उन्होंने सबने साइन किया था, ठीक है। तो ये कुछ नेचर की बात अगर हम करें तो अकाउंटिंग और लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकती है। फिर बात करते हैं फीचर्स की। अब फीचर में मैं आपको बताऊं बिल्कुल भी पढ़ने में टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि हमने डेफिनेशन को एनालाइज कर दिया, तोड़ दिया, फोड़ दिया, एकदम अच्छे से देख लिया है, तो वही सारी बातें उसके अंदर छुपी हुई थी, ठीक है। तो इसे बोलते हैं स्मार्ट वर्क। तो 2 और मोर पर्सन, पहले कैरेक्टरिस्टिक्स यही है। तो बताया था कि भाई 2 या 2 से ज्यादा लोग होने चाहिए, पता है ना, 2 होने चाहिए, मैक्सिमम 50 हो सकते हैं, ठीक है। कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होने चाहिए ना, ये सब बताया था। 3 लोग होते हैं भाई, माइनर होता है, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, पर्सन डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ, ये 3 कैटेगरी के लोग कंपिटेंट नहीं होते, सारी बातें हमने करी थी। फिर एग्रीमेंट के बारे में भी हमने बात करी थी, एग्रीमेंट रिटन या ओरल हो सकता है, स्पेसिफिक पीरियड के लिए हो सकता है, एट विल हो सकता है, ये भी बातें देख ली। लॉफुल बिजनेस होना चाहिए, हमने देखा था, जॉइंट ओनरशिप नहीं होनी चाहिए, चैरिटेबल एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, इसको हम पार्टनरशिप नहीं मानते, ठीक। फिर क्या है भाई, प्रॉफिट शेयरिंग होनी जरूरी है भाई, देखो इसेंशियल क्या है, फीचर में आया प्रॉफिट शेयरिंग होनी चाहिए भाई। तो नॉट इसेंशियल टू शेयर लॉसेज बाय एवरी पार्टनर, 2 पॉइंट बताए थे, कौन सा भाई, माइनर के केस में अगर माइनर को पार्टनर बना लेते हैं तब, और गारंटी ऑफ प्रॉफिट, अगर हमने किसी पार्टनर को गारंटी दी है तब, तो उस केस में लॉस बांटना कंपलसरी नहीं है, लेकिन प्रॉफिट को शेयर करना कंपलसरी है। फिर लास्ट पॉइंट आता है, बिजनेस कैन बी कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो ये क्या होता है बेटा, म्यूचुअल एजेंसी होती है और एजेंट प्रिंसिपल रिलेशन कहलाता है। आई होप यहाँ तक सब कुछ क्लियर है, बहुत बढ़िया तरीके से क्लियर है, कोई भी दिक्कत नहीं है। और अगर दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर जाएं, और भाई अच्छे से पढ़ाई करो। ये जो वीडियोस हैं आप लोगों के हेल्प के लिए हैं, आपको समझ में आना चाहिए, बस ये पूरे के पूरे क्या कहते हैं एफर्ट्स का उद्देश्य है। अब बात करते हैं राइट्स ऑफ पार्टनर। पार्टनर के राइट के बारे में अगर हम बात करें तो राइट टू पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट। भाई कोई पार्टनर है, उसको उसका बिजनेस ही मैनेज नहीं करने दिया जा रहा है, ये कोई बात थोड़ी होती है। तो हर पार्टनर का राइट होता है कि वो मैनेजमेंट में हिस्सा ले सकता है, और हर पार्टनर का राइट होता है कि कंसल्ट किया जाए उससे, ठीक है। राइट टू बी कंसल्टेड अबाउट द अफेयर ऑफ बिजनेस, ठीक है, कि जो भी बिजनेस किया जा रहा है उसमें चल क्या रहा है, उसके जो भी चल रहा है उससे डिस्कस करके सारे काम किए जाएं, ये उसका राइट होता है,
ठीक है, अब खुद सोचो, पहले पॉइंट को दूसरे पॉइंट से जोड़ के देखो कि पार्टिसिपेट करने का राइट है मैनेजमेंट में, तो हर इंसान मैनेज कर रहा होगा, और मैनेज कर रहा है, दूसरे से बता ही नहीं रहा कि वो मैनेज कर क्या रहा है, हो क्या रहा है। तो भाई एक दूसरे से बताओगे, सारी इन्फॉर्मेशन होगी, तभी तो बिजनेस अच्छे से चलेगा। तो ये पॉइंट है, दोनों कनेक्शन भाई बना करके चलो। बच्चे पढ़ते चले जाते, कनेक्शन कुछ देखते नहीं, कनेक्शन देखोगे तो चीजें याद रखना आसान हो जाएगा। ठीक है, अब कंसल्ट करोगे, गड़बड़ ना हो उसके लिए भाई बुक्स वगैरह भी चेक करोगे कि अकाउंटिंग कैसे हो रही है। ठीक है, अकाउंटिंग कैसे हो रही है उसकी कॉपी भी ले सकते हो बुक्स ऑफ अकाउंट की। प्रॉफिट शेयर करना, लॉस शेयर करना एग्रीड रेशियो में भी उनका राइट होता है, राइट टू शेयर प्रॉफिट्स और लॉसेस इन एग्रीड रेशियो। तो भाई एग्रीमेंट हुआ है तो उसके अंदर एग्री हुआ होगा कि कितने किस रेशियो में ये प्रॉफिट्स या लॉसेस को बांटेंगे, तो वो भी उनका राइट है कि उस एग्रीड रेशियो में वो क्या करें, प्रॉफिट को शेयर करें, लॉस को शेयर करें। रिसीव इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन टू फर्म, अगर फर्म को किसी भी पार्टनर ने लोन दिया है, किसी भी पार्टनर ने लोन दिया है, तो उसका राइट है कि वो रिसीव करे क्या, इंटरेस्ट। ठीक है, कितना इंटरेस्ट रिसीव हो सकता है सर, बेटा इंटरेस्ट उतना रिसीव होगा जितना पार्टनरशिप एग्रीमेंट में लिखा हुआ है। अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट में नहीं लिखा हुआ या पार्टनरशिप डीड है ही नहीं, तो उस केस में क्या करोगे, उस केस में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के पास जाओगे और वहां पर जो लिखा होगा वो देखोगे। तो वहां पे क्या लिखा है, 6%। ठीक है, 6%, वो आगे पढ़ेंगे अभी हम। ठीक है, एक्ट अकॉर्डिंग टू हिज बेस्ट जजमेंट। अब कई बार क्या होता है कि भाई कॉन्टैक्ट नहीं हो पाता, या कई बार हम कभी फर्म के बिहाफ पर कोई भी काम कर रहे हैं और हमें सडन क्या लेना पड़ता है, एक एक्शन लेना पड़ता है, तो हम कैसे एक्शन ले सकते हैं, अपनी बेस्ट जजमेंट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, ये हमारा राइट है। ठीक है, और बेस्ट जजमेंट क्या होती है कि जो हमारी पार्टनरशिप फर्म है, जो हमारा बिजनेस है, उसके लिए उसके हित में सोच करके कोई भी एक्ट करना अपनी बुद्धि की क्षमताओं के हिसाब से। फिर आता है राइट टू डिसअलाउ द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। तो कोई भी नया पार्टनर आता है, मान लो भाई चिंटू है, उससे हमारी नहीं बनती, चिंटू को पार्टनरशिप में लाना चाह रहे हैं बाकी पार्टनर, भाई मैं मना कर सकता हूँ, ये मेरा राइट है। ठीक है, तो डिसअलाउ कर सकते हैं। फिर रिटायर फ्रॉम द फर्म, फर्म से रिटायर होने का भी राइट होता है। एंड लास्ट में क्या है, राइट टू बी इंडेमनीफाइड। सर ये क्या होता है, इंडेमनीफाई का मतलब होता है बेटा कोई भी नुकसान हुआ हो, कमी हुई हो, पैसा खर्च हुआ हो, उसकी पूर्ति कर देना। कि भाई मैंने आपको बोला कि मेरे लिए ना एक काम करो, एक मेरा मोबाइल ले आओ, आप जा रहे थे मेरा मोबाइल लेने, आप अपना ही मोबाइल चोरी करवा के आ गए, तो भाई मैं अगर अच्छा इंसान होऊंगा तो मैं आपको क्या करूंगा, इंडेमनीफाई करूंगा। मैं क्या करूंगा, इंडेमनीफाई, यानी आपकी जो क्षति हुई है, नुकसान हुआ, उसको पूरा कर दूंगा। कि भाई मेरा मोबाइल लाया, चलो मेरे पास एक और फोन था, तुम ये ले लो, या तुम पैसे ले लो, तुम्हारा फोन कितने का, नया फोन ले आओ, समथिंग। तो क्या है, बी इंडेमनीफाई अगेंस्ट द पेमेंट बिहाफ ऑफ द फर्म। भाई फर्म के बिहाफ पर अगर किसी पार्टनर ने पेमेंट कर दी अपनी पर्सनल खर्चे से, अपने पर्सनल पैसे से, तो वहां पर क्या होगा भाई, पार्टनर का राइट बनता है कि उस पेमेंट की वसूली करे, इंडेमनीफाई करवाए अपने आप को। ठीक है, तो ये राइट्स होते हैं। ओके जी, आगे बढ़ते हैं लायबिलिटीज को लेकर के। लायबिलिटीज क्या होती हैं, बहुत प्यारा टॉपिक है। लायबिलिटीज की बात करें तो अगर कोई भी पार्टनर किसी और के साथ मिलकर के अपने ही पार्टनरशिप के अगेंस्ट कंपटीशन में क्या करता है, एक और बिजनेस कर लेता, फर्म खोल लेता है, तो उससे कमाया गया प्रॉफिट भी, अब ये तो गलत बात है ना भाई, तो उससे कमाया गया प्रॉफिट उसको अपनी ओरिजिनल फर्म को क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। दिस इज द लायबिलिटी फॉर एवरी पार्टनर जो ऐसा करता है। फिर बात करते हैं सेकंड पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट में हमें तीन बातें बताई गई हैं कि अगर आपने प्रॉफिट कमाया है, कैसे कमाया है, फर्म की कोई ट्रांजैक्शन के सहारे। ठीक है, आप ABC 3 पार्टनर बिजनेस करते हैं और कोई ट्रांजैक्शन हो रही थी, उसमें तुमने क्या करा, अपना और प्रॉफिट ढूंढ लिया, या किसी तरीके से आपने कोई और सर्विस दे दी पर्सनली और पैसा कमा लिया, तो ये तो गलत बात है भाई। तो वो प्रॉफिट भी आप क्या करोगे, अपनी ही ओरिजिनल फर्म को पे करोगे। ठीक, ओके। और फ्रॉम द यूज ऑफ द प्रॉपर्टी, फर्म की प्रॉपर्टी, फर्म का ऑफिस, ठीक है, रेंट पे दे दिया, संडे को छुट्टी थी, ठीक है, शादी पार्टी, बर्थडे मुंडन के बुकिंग ले रहा था वो, तो उस केस में जो वहां से भी इनकम आ रही है, वो भी भाई वो प्रॉफिट आपको क्या करना पड़ेगा, फर्म को देना पड़ेगा। और बिजनेस कनेक्शन, या फिर किसी बिजनेस कनेक्शन से, कि भाई तुम्हारे बिजनेस में इतने अच्छे खासे जान पहचान है कि बिजनेस कनेक्शन के थ्रू आपने क्या कर लिया, आपने प्रॉफिट कमा लिया, तो वो भी प्रॉफिट आपको देना पड़ेगा, बात खत्म। आगे बढ़ते हैं, अब आता है पार्टनरशिप डीड। मैंने वादा किया था कि पढ़ेंगे, तो देखो भाई, एक था रिटर्न एग्रीमेंट, याद है ना आपको, रिटर्न एग्रीमेंट हमने पढ़ा हुआ, अभी देखा था, रिलेशन कैसे बनता है, एग्रीमेंट से बनता है, तो वही वाली बात है। अब इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं कि पार्टनरशिप डीड क्या है। एक रिटर्न डॉक्यूमेंट है, हमारा पार्टनरशिप का रिटर्न एग्रीमेंट है ना,
ये क्या करता है, हेल्प करता है अवॉइड करने में किसी भी तरह के डिस्प्यूट को। डिस्प्यूट क्या होता है नहीं पता, पंगा, कोई भी आपस में लड़ाई झगड़ा हो जाए, पंगा हो जाए पार्टनर्स का, तो उसको रिजॉल्व करने में, उसको अवॉइड करने में हमारी मदद करता है, क्योंकि उसके अंदर तो सारी बातें लिखी होती हैं, तो सॉल्व हो जाती है। इसके अंदर क्या कंटेन होता है, टर्म एंड कंडीशन, सारी टर्म एंड कंडीशन होती है पार्टनरशिप की, ठीक है। हर पार्टनर के राइट, ड्यूटी, लायबिलिटीज भी इसके अंदर लिखी होती है। ये डिफाइन करता है रिलेशन अमंग पार्टनर्स के, रिश्ता क्या कहलाता है। तो कौन डिफाइन करता है, पार्टनरशिप डीड। और लीगल डॉक्यूमेंट, ये क्या है कि लीगल डॉक्यूमेंट, अभी हमने लीगल पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ा था, याद है ना, तो वहां पे बताया गया था लीगली, क्यों, क्योंकि इन्होंने एग्रीमेंट साइन किए हुए हैं, तो इसलिए लीगल रिलेशन बन जाता है। तो लीगल डॉक्यूमेंट है, पार्टनरशिप डीड का लीगल डॉक्यूमेंट है, साइन बाय ऑल पार्टनर, सारे पार्टनर साइन करेंगे। फिर आता है इट इज नॉट नेसेसरी टू हैव अ पार्टनरशिप डीड, कह रहे हैं कि पार्टनरशिप डीड होना कोई जरूरी नहीं है। याद करो भाई, ओरल एग्रीमेंट था कि नहीं था, ओरल एग्रीमेंट बुरा है लेकिन कर तो सकते हैं ना, इलीगल तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, तो ओरल एग्रीमेंट करके भी पार्टनरशिप की जा सकती है। प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 विल बी अप्लाइड इन केस if there is no partnership deed or partnership deed is silent on that particular point। तो भाई क्या होता है कि अगर पार्टनरशिप डीड है ही नहीं, या फिर पार्टनरशिप डीड है लेकिन कोई पॉइंट उसमें साइलेंट है, हम भूल गए, मान लो भूल गए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लिखना उसमें, अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पूरे एग्रीमेंट में है ही नहीं, तो उस केस में हम क्या करेंगे, जो भी पॉइंट भूल गए, पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर जो प्रोविजंस हैं, यानी जो बातें लिखी गई उनको हम मानेंगे, उसका पालन करेंगे, उसके अकॉर्डिंग अपनी फर्म को चलाएंगे। आई होप यहां तक क्लियर है, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आगे देखते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो उस एब्सेंस में हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। तो पीएसआर, सर ये कौन सी शॉर्ट फॉर्म है बेटा, ये है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्या है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्या है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कैसा होता है, इक्वल होता है। अगर भाई कोई भी पार्टनरशिप नहीं, क्या कहते हैं, पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो या फिर उसका कोई पॉइंट साइलेंट है, तो उसके अंदर पीएसआर के बारे में नहीं लिखा, तो फिर क्या करेंगे, हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे प्रॉफिट्स को, ठीक। नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, किसी भी पार्टनर को कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा, किसी भी पार्टनर से ड्राइंग पे इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा, किसी भी पार्टनर को कोई भी रेम्यूनरेशन नहीं मिलेगी। सर रेम्यूनरेशन क्या होती है, सैलरी, बोनस, कमीशन, व्हाटएवर, ठीक है, कोई भी मॉनेटरी बेनिफिट है ना। फिर मैंने आपको बताया था कि पार्टनर का राइट होता है कि वो अगर पार्टनरशिप फर्म को लोन दे रहा है, गिवन टू फर्म, तो वो इंटरेस्ट ले सकता है, कितने परसेंट, जो एग्रीमेंट में लिखा है। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो 6% पर एनम। ये सारी बातें कहाँ लिखी है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब आगे बात करते हैं, अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो चीजें क्या हैं, वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, देखो अभी तक हमने जो पढ़ा सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फाइनल अकाउंट्स जो हमने पढ़े थे, फाइनल अकाउंट सोल प्रोप्राइटर के लिए इतने थे। लेकिन अगर हम बात करते हैं पार्टनरशिप के फाइनल अकाउंट्स की, तो इसके अंदर हमें ट्रेडिंग अकाउंट भी पढ़ना है, ठीक है, इसके अंदर हमें पीएल अकाउंट भी पढ़ना है, और इसके बाद एडिशन में पढ़ते हैं हम पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट ये भी फाइनल अकाउंट है पार्टनरशिप के केस में, और ये क्या है, ये प्रॉफिट एंड लॉस का एक्सटेंडेड वर्जन है, प्रॉफिट एंड लॉस का एक्सटेंडेड वर्जन है। तो जैसे हमने ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पढ़ा था, और हमें पता है कि ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट इनकम आती है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट इनकम आती है। अब ऐसे ही बाइफर्केशन, ऐसे ही क्लासिफिकेशन करने की जरूरत है हमें आज 12th क्लास के अंदर, ठीक है। तो वो कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। तो जो भी आइटम्स हमें गिवन है उसका हम क्या करेंगे, उनको हम दो हिस्सों में बांटेंगे। एक होगा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, जिसको हम शॉर्ट में अब क्या बोलेंगे, सीएपी, क्या बोलेंगे, सीएपी बोलेंगे, और एक होगा एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, शॉर्ट में क्या बोलेंगे, एओपी। सर क्या होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, बेटा चार्ज जो होता है वो क्या है, कंपलसरी नेचर का होता है, कंपलसरी चार्ज, कोई भी चार्ज आता है, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, टेलीफोन चार्ज, तो वो कंपलसरी होता है, देना पड़ता है कि नहीं देना पड़ता। या फिर मान लो इलेक्ट्रिसिटी चार्ज आ, कॉल करो, भाई मैं पैसे नहीं भर रहा बिल के, भाई लॉस हो प्रॉफिट हो आपके बिजनेस को कोई फर्क नहीं पड़ता, ये चीजें कंपलसरी टू पे हैं, ठीक है। तो सीएपी क्या होते हैं, कंपलसरी टू पे होते हैं। एग्जांपल के तौर पे अगर हम देखें तो सैलरी टू एम्प्लॉय, एक एम्प्लॉय है भाई अपने घर का पूरा गृहस्थी चला रहा है, वो आपके यहाँ जॉब करके, अब आएगा वो सैलरी लेने, अरे यार लॉस हो गया चल छोड़ यार भाई मत लेना सैलरी, मान जाएगा वो, नहीं मानेगा, कंपलसरी है भाई उसको देना। इलेक्ट्रिसिटी चार्ज हो गया, बिजली का बिल आया देना पड़ेगा,
टेलीफोन चार्जेस देने पड़ेंगे। तो ये सारी चीजें कहाँ आती है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर आती हैं, जो आप पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर आती है। और 12th क्लास के अंदर आपसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनवाएंगे, आपसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनवाएंगे उसके आगे का। तो इसका मतलब कि आपको नेट प्रॉफिट तक दिया होगा। चलिए अब बात करते हैं एप्रोप्रिएशन की। तो एप्रोप्रिएशन क्या है, एप्रोप्रिएशन का सिंपल सा मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन, कि हम बांटेंगे, और बांटते तब जब प्रॉफिट होता है। यानी लॉस होगा तो डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, लॉस होगा तो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट नहीं होगा, यानी एओपी नहीं होगा। अब ये इसका एग्जांपल देखें तो क्या है, सैलरी टू पार्टनर, पार्टनर भाई ओनर है, सैलरी लेने आया क्या, नहीं, वो सैलरी नहीं भी लेगा तो भाई अपने बिजनेस को बचाना उसका मेन प्रायोरिटी रहेगी, ना कि सैलरी लेकर के अपने ही बिजनेस का खून चूसना कि प्रॉफिट हो नहीं रहा, लॉस हो रहा है, फिर भी सैलरी लूंगा, ऐसा नहीं होता। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट है। तो अगर भाई प्रॉफिट नहीं हुआ है तो पार्टनर को सैलरी नहीं मिलेगी, पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, रेम्यूनरेशन नहीं मिलेगी। बात समझ में आ रही है बात। तो ये जो चीजें हैं, ये सारी चीजें अगर प्रॉफिट होता है उस केस के अंदर ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में राइट ऑफ की जाती हैं। ओके, चलिए आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम पढ़ेंगे तो आगे हमें और समझ में आता जाएगा। तो चलिए देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट दिखता कैसा है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट दिखता कुछ ऐसा है, डेबिट साइड क्रेडिट साइड बिल्कुल वही, दो हाथ पैर पांव सब कुछ ठीक है। तो यहां पर क्या है, यहां पर कोई भी सीएपी नहीं आ रहा है, यहां पर सब क्या आ रहे हैं, एओपी, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। तो जैसे ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट कहां आता था, पीएल के अंदर आता था, अब वहां पीएल के नेट प्रॉफिट जो होगा वो कहां पे आएगा बेटा, यहां पे आ जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नेट प्रॉफिट आया यहां पे इनर कॉलम में, भाई यहां पे अमाउंट आना चाहिए। ठीक है, अब ध्यान से देखो सर, यहां पे तो लॉस भी दिख रहा है हमें। आप कह रहे हो लॉस होगा तो पीएल एप्रोप्रिएशन तो होगा ही नहीं, बेटा वो एक अलग केस है, उसको हम बाद में देख लेंगे, क्वेश्चन के थ्रू समझ लेंगे, या फिर समझा दूं, चलो समझा देता हूं। अगर आपका लॉस आया भी और आपके पास यहाँ पे एक इनकम भी गिवन है, मान लो आपको 200 रुपए का लॉस आया, और आपके जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो आपकी फर्म के लिए इनकम है वो अगर मान लो 1000 रुपए है, तो देखो नेट इंपैक्ट क्या 800 रुपए आ गया ना, तो वो 800 रुपए तो बच सकता है एप्रोप्रिएशन के रूप में। ठीक है, तो ये एक कंसेप्ट था, इस वजह से लॉस आ सकता है सिर्फ इस केस में, अदरवाइज पीएल एप्रोप्रिएशन नहीं बनाने वाला हम। ओके, अब देखो इसको अब साइड रखो, ये तो भाई अलग कॉन्सेप्ट था थोड़ा सा। हाँ, अब इधर देखो, यहाँ पे क्या आएगा, सारे एओपी आएंगे, पार्टनर को कैपिटल पे इंटरेस्ट देते हैं, ए और बी को दिया, इनर कॉलम में लिखा, फिर टोटल करके हमने इधर लिख दिया। समझ में आ रही है बात। फिर पार्टनर को सैलरी देना, पार्टनर को कमीशन देना, रिजर्व बनाना भी इनफैक्ट कहाँ पे हम लेके आते हैं, पीएल एप्रोप्रिएशन में लेकर आते हैं, क्योंकि प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट का ही एक हिस्सा होता है रिजर्व। अगर प्रॉफिट ही नहीं होगा तो भाई बनाएंगे कैसे, रिजर्व ही नहीं बन पाएगा। ठीक है, और यहां पर आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिख रहा है, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म को पे करना पड़ता है, फर्म को पे करना पड़ता है, किसको किसको पे करेगी फर्म, हमारे पार्टनर को पे करेगी, उसकी कैपिटल बढ़ा देगी। लेकिन अगर पार्टनर ही ड्राइंग करेगा तो फर्म बोलेगी चल भाई अब तुम इंटरेस्ट लाओ, तो इंटरेस्ट मिलेगा किसको, फर्म को मिलेगा, और मिलेगा तो वो उसकी इनकम, इनकम कहाँ आती है, क्रेडिट साइड पे आती है। तो यहाँ पे दोनों का जो भी आएगा ड्राइंग पे इंटरेस्ट वो लिख करके इधर आ जाएगा। अब क्रेडिट साइड ज्यादा है, डेबिट साइड कम है, तो प्रॉफिट आएगा ऑब्वियसली। अगर डेबिट साइड ज्यादा है, क्रेडिट साइड कम है, तो इधर आएगा। वैसे नॉर्मली नहीं होता ऐसा, ठीक है ना, प्रॉफिट ही आता है। तो जो भी आएगा प्रॉफिट उसको हम पार्टनर की कैपिटल अकाउंट में डाल देंगे या फिर करंट अकाउंट में डालेंगे। सर करंट अकाउंट बेटा आगे देखेंगे, अभी कैपिटल अकाउंट का छोटा भाई होता है, अभी यही समझ लो, है ना। चलो आगे देखते हैं। अभी दिल में कुछ सवाल बाकी थे कि सर अभी आपने बात करी थी इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन पे, मैंने कहा हाँ करी तो थी, तो क्या करें भाई समझ लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन क्या है सर, एओपी है सीएपी, आपने तो बताया ही नहीं, अभी वो आपने चार्ट सा बना के दिखा था, कुछ भी नहीं दिख रहा था उसमें इसके बारे में। तो बेटा देखो ये क्या है, ये थर्ड पार्टी एक्ट है। क्या है, थर्ड पार्टी एक्ट, यानी अपने होने के बावजूद भी इन्होंने गैरों वाला काम किया है, पार्टनर ने ही लोन दिया। ठीक है, तो ये क्या है, अगर बैंक से लोन लेते तो भी इंटरेस्ट देना पड़ता, इसी इंटेंशन से पार्टनर ने भी लोन दिया है, तो ये सीएपी ही होगा, एहसान नहीं लेंगे इसका हम। क्या है ये, सीएपी, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, पक्का पक्का है, चाहे लॉस भी होगा इसको हम इंटरेस्ट पे करने वाले हैं। तो एंट्री क्या होगी देखो जरा ध्यान से, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन। अब देखो चाहे सीएपी हो चाहे एओपी हो, अगर एक्सपेंस हो तो डेबिट होगा, इनकम है तो क्रेडिट होगी। ठीक है, तो ये क्या है, सीएपी एक एक्सपेंस है, ये वाला इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन एक एक्सपेंस है, तो हमने एक्सपेंस को डेबिट किया और इसको किसको दे दिया, हमने पार्टनर के लोन अकाउंट में इसको ट्रांसफर कर दिया। और जब ये एक्सपेंस राइट ऑफ होगा, खत्म होगा, तो बेटा ये सीएपी है, तो इसलिए ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं जाने वाला।
ओके सेम अगर हम बात करते हैं रेंट पेड टू पार्टनर, तो वो भी क्या है, थर्ड पार्टी एक्ट है, इसलिए वो भी क्या है, CAP, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, और राइट ऑफ होने के टाइम पे ये भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर जाएगा। ठीक है, तो जब रेंट देंगे, ठीक है, एक्रूअल बेसिस के हिसाब से रिकॉर्ड करेंगे, तो भाई एक्सपेंस डेबिट होता है, पे करोगे तो कैश कम हो जाएगा, नहीं पे करोगे तो वो एक लाइबिलिटी बन जाएगा रेंट पेबल नाम से। और जब इसको राइट ऑफ करेंगे तो रेंट आया था तो डेबिट जाएगा, तो क्रेडिट और जाएगा कहाँ पे, ये PL अकाउंट में जाएगा, PL एप्रोप्रिएशन में नहीं भेजने का। ठीक है, आसान है, आगे बढ़ो भाई। जब इन सब की जर्नल एंट्री देख ली तो AOP की भी एंट्री देख लो, है ना, बुरा लगेगा नहीं तो उनको, तो AOP की भी एंट्री देख लेते हैं। तो भाई पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करते हैं। मैंने क्या बोला, AOP है, फिर भी एक्सपेंस तो है, और एक्सपेंस हो तो डेबिट तो होना ही होना है, डेबिट क्रेडिट के रूल तो चेंज होने वाले नहीं इनके चक्कर में। ठीक, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा बेटा, डेबिट होगा, किसको मिलेगा, पार्टनर को मिलेगा। ठीक है, पार्टनर की कैपिटल बढ़ जाएगी, कैपिटल बढ़ती है तो क्रेडिट होता है, बात खत्म। इसको राइट ऑफ करेंगे तो कहां पे लेके जाएंगे, PL एप्रोप्रिएशन में लेकर जाएंगे, क्योंकि ये क्या है, एक AOP है। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या हुआ, आया था तो डेबिट जाएगा, तो क्रेडिट जाएगा कहां पे, PL एप्रोप्रिएशन में। सेम अगर हम बात करते हैं किसी रेम्यूनरेशन की सैलरी देनी पड़ रही है, बोनस देना पड़ रहा है, कमीशन देना पड़ रहा है, और पहली बात तो देना क्यों पड़ता है, तो भाई कई बार होता है कि कोई पार्टनर ज्यादा टाइम डिवोट करता है, कोई पार्टनर ज्यादा मेहनत करता है, तो वो कहता है भाई मैं सैलरी भी लूंगा, है ना, प्रॉफिट के अलावा मैं सैलरी, बोनस या कमीशन कुछ लूंगा। ऐसा तो मैं काम नहीं करने वाला, तुम नालायक आलसियों की तरह बैठोगे और मैं काम करूंगा फ्री में, ना ना ना। तो वो सैलरी, बोनस, कमीशन में से कुछ भी ले सकता है, एग्रीमेंट होना चाहिए बस। और वो अगर ये सारी चीजें लेगा तो फर्म के लिए तो एक्सपेंस है, एक्सपेंस तो डेबिट होगा, और किसको मिलेगा, पार्टनर की कैपिटल को मिलेगा, तो कैपिटल बढ़ जाएगी, फिर से क्रेडिट कर देंगे। और ये एक AOP है, इसलिए ये खत्म होने के टाइम पर, राइट ऑफ होने के टाइम पर क्रेडिट हो जाएगा, और PL एप्रोप्रिएशन में डेबिट हो जाएगा। अब बात करते हैं एक इनकम की, जो PL एप्रोप्रिएशन में आपने देखी है, वो क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। अब इनकम है तो क्रेडिट होगी, और किससे ले रहे हैं, हम कह रहे हैं पार्टनर ड्रॉइंग करिए, इंटरेस्ट दे दो चुपचाप, तो पार्टनर की कैपिटल कम हो जाएगी, क्योंकि वो ड्रॉइंग पे इंटरेस्ट पे कर रहा है। और इनकम आई तो क्रेडिट, जाएगी तो डेबिट होगा, और जाएगी कहां पे बेटा, PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाएगी। साधारण है, सिंपल है, आगे बढ़ते हैं। अब हमने सारी बातें कर ली, अब रिजर्व की बात नहीं करी। सर रिजर्व का तो बताओ कुछ, क्या हुआ रिजर्व का। तो रिजर्व पहली बात तो ना इनकम है ना एक्सपेंस है। इसकी जर्नल एंट्री कैसे हो रही है, इसकी जर्नल एंट्री हो रही है भाई कि PL एप्रोप्रिएशन, देखो जहां पे भी प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट में से थोड़ा सा हिस्सा साइड कर लेना ही रिजर्व कहला रहा है। रिजर्व की डेफिनेशन में क्या आता है, एक वर्ड आता है, रिजर्व्स आर द अमाउंट सेट असाइड फ्रॉम द प्रॉफिट। ठीक है, तो नहीं, प्रॉफिट से साइड कर लिया गया। अगर हमने साइड कर लिया तो प्रॉफिट इस टाइम कहां पे रखा हुआ है, प्रॉफिट रखा हुआ PL एप्रोप्रिएशन के अंदर। ठीक है, तो वहां से अगर प्रॉफिट निकाल लिए तो भाई हमारी रिजर्व एक लायबिलिटी होती है, और लायबिलिटी क्रिएट हो रही है तो क्रेडिट होगा, और डेबिट क्या होगा, PL एप्रोप्रिएशन, क्योंकि प्रॉफिट कम हो रहा है हमारा। तो सर अभी हर चीज की 2 एंट्री बताई थी, इसका भी कुछ बताओ, 2 इंपैक्ट तो होंगे इसके भी। तो भाई देखो सिंपल सी बात है, क्या है, ये एक लायबिलिटी है, क्या है, ये एक लायबिलिटी है, ये राइट ऑफ नहीं होने वाली अभी एक्सपेंसेस की तरह हर साल फाइनल अकाउंट में जाकर के सलाम साहब चलो राइट ऑफ करो मुझे, नहीं बेटा, ये लायबिलिटी। और लायबिलिटी कहां पे आती है, लायबिलिटी आती है बैलेंस शीट के अंदर। दूसरा इंपैक्ट, ये पहला इंपैक्ट है, तो दूसरा इंपैक्ट क्या है कि बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी साइड पे आप क्या लिखोगे, रिजर्व लिखोगे। समझ में आ रही है बात। ओके, आगे बढ़ते हैं भाई, बढ़िया तरीके से पढ़ते हो जा रहे हैं। और अब हमें क्या देखना है, अब हमें देखना है कैपिटल अकाउंट्स। अब अगर हम कैपिटल अकाउंट्स के बारे में बात करें तो भाई इसके 2 मेथड है। इससे पहले कोई मेथड फॉलो नहीं करते थे हम, और मैं आपको बताऊं, पहले तो एक पिद्दा सा अकाउंट बना देते कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, क्योंकि एक ही पार्टनर, मतलब एक ही ओनर होता था, बात ही खत्म हो गई। डेबिट क्रेडिट के रूल्स हमें पता थे कि क्रेडिट साइड से हमारी कैपिटल बढ़ती है, डेबिट साइड से हमारी कैपिटल कम होती है। लेकिन अब क्या है, यहाँ पे पार्टनर मतलब ओनर एक नहीं, 2 या 2 से ज्यादा ही होंगे। अब भाई हम 2 बार अकाउंट बनाए ना, 2 बार बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे बना सकते हो। मान लो ए पार्टनर है, ए कैपिटल अकाउंट, बिल्कुल वैसे ही बनेगा, और लिखो फिर बीस कैपिटल अकाउंट। एक तो ये ऑप्शन है आपके पास, नहीं तो आप क्या करोगे, आप एक काम करना, आप ना ऐसे बना लेना, ए और बी, और यहां पे भी लिख लेना ए और बी, तो एक ही कैपिटल, यहां पे लिखोगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो आपने क्या कर लिया भाई, पार्टनर्स के लिए जितने भी पार्टनर थे उतने हमने अमाउंट के कॉलम बना लिए, और सेम डेबिट क्रेडिट के रूल तो वही लगते हैं,
और वो हम करते चलेंगे। तो ये तो फॉर्मेट वाली बात हो गई, फॉर्मेट वाली बात हो गई। लेकिन मेथड वाली बात भी कर लेते हैं कि किस मेथड से बनाना है। तो भाई दो मेथड है, एक तो है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड, कि यहाँ पर हमारी इंटेंशन ये है कि हम जो कैपिटल इन्वेस्ट कर रहा है ओनर, उसको हम फिक्स रखना चाहते हैं, लेकिन सारी फिक्स रख नहीं सकते, इसलिए एक और अकाउंट बनता है जिसके अंदर से हम लेन देन करना चाहेंगे। ठीक है, तो फिक्स रखने के लिए हम बनाते हैं कैपिटल अकाउंट। क्या बनाते हैं? कैपिटल अकाउंट। और जिसमें से लेन देन होता है प्रॉपरली, वो कौन सा होता है? करंट अकाउंट होता है। दोनों ही कैपिटल है, मैंने बोला था ना करंट अकाउंट छोटा भाई। तो क्या सर फिक्स कैपिटल जो है कैपिटल अकाउंट के अंदर वो कभी भी चेंज नहीं होती? बेटा दो कंडीशन में चेंज होती है। जब एडिशनल कैपिटल लगाई जाती है तो ये बढ़ती है, यानी क्रेडिट करते हैं, और कैपिटल को अगर हम विड्रॉ करना चाहें, यानी ये ड्रॉइंग है, तो भाई ये डेबिट हो जाएगा, लेकिन कैपिटल से ही विड्रॉ करने पे, क्योंकि ड्राइंग भी दो तरह की होती है अगर हम बात करते हैं कैपिटल अकाउंट के कंटेक्स्ट में। ठीक है, एक ड्राइंग होगी आउट ऑफ कैपिटल या अगेंस्ट कैपिटल, और दूसरी होगी आउट ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट में से कि हमने प्रॉफिट कमाया वही निकाल लिया, क्योंकि प्रॉफिट भी तो क्या होता है, कैपिटल में जाके ऐड हो जाता है। प्रॉफिट भी क्या होता है, बड़ा होकर कैपिटल ही बनता है। तो इसमें से भी निकाल सकते हैं, इसमें से भी निकाल सकते हैं। तो ये छोटी ड्राइंग, ये बड़ी ड्राइंग। तो बड़ी ड्राइंग बड़ी चीजों को हिला के रख देती है। अब यहाँ पे करंट अकाउंट के अंदर बाकी सारी चीजें आ जाएंगी, जो भी कैपिटल को चेंज करने जाएगा छोटा मोटा, वो सब ये संभाल लेगा। जैसे ड्राइंग हो गई, एक ड्राइंग कौन सी है? आउट ऑफ प्रॉफिट है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, भाई फिर से कैपिटल कम हो रही है, तो जो फिक्स है वो तो चैन से बैठी है, कह रहे ये दोनों आए तब बोला ना, बाकी तो भाई तुम खुद देख लो। करंट अकाउंट लॉस होगा तो भी है। तो ये तीनों ही चीजें क्या होंगी बेटा? हमारी कैपिटल को, यानी हमारे करंट अकाउंट को डेबिट करेंगी, यानी हमारे करंट अकाउंट में जो कैपिटल का बैलेंस है उसको कम करेंगी। फिर अगर प्रॉफिट होगा या फिर कोई भी एओपी है, एओपी क्या है बेटा? जो देने पड़ते हैं एओपी के एक्सपेंस, पार्टनर को हम क्या दे रहे हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हैं, सैलरी दे रहे हैं, बोनस दे रहे हैं, कमीशन दे रहे हैं, ये सारी चीजें हम दे रहे हैं, तो कैपिटल बढ़ेगी ही। तो ये दोनों ही चीजें करंट अकाउंट का बैलेंस बढ़ाएंगी, क्रेडिट हो जाएंगी। ठीक है, फिर बात करते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट की। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड, इसके अंदर क्या है? फ्लक्चुएटिंग वर्ड का मतलब है कि फ्लक्चुएट होने दो, चेंज होने दो। फ्लक्चुएट मतलब चेंज होते रहना, कि कैपिटल को चेंज होने दो, हमें कोई टेंशन नहीं है। तो जब टेंशन ही नहीं है तो एक ही अकाउंट बनेगा भाई, कैपिटल अकाउंट, और ये सारी की सारी चीजें ये एक ही अकाउंट में हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे ये क्रेडिट वाली चीजें हैं, एडिशनल कैपिटल, प्रॉफिट, ऑल एओपी। तो देखो यहाँ पे था एडिशनल कैपिटल, प्रॉफिट, एओपी, सब कुछ, ये तीनों ही चीजें यहाँ पे है। फिर यहाँ पे देखो ये तीनों चीजें डेबिट हो रही थी और ये भी डेबिट हो रहा था, देखो वो एक ही जगह पे है, ये भी डेबिट, ये भी डेबिट, ये भी डेबिट, ये भी डेबिट, सब कुछ बढ़िया एकदम एक ही अकाउंट में, जिसका नाम है कैपिटल अकाउंट। अब आप सोचेंगे सर ये भी कैपिटल अकाउंट, ये भी कैपिटल अकाउंट, जुड़वा 3 आ रही है क्या सर? नहीं, जुड़वा नहीं है। आपको क्वेश्चन में लिखा होगा ए और बी आर पार्टनर्स, मतलब ए एंड बी आर पार्टनर्स, देयर फिक्स्ड कैपिटल। तो बेटा वहां पे अगर कैपिटल अकाउंट भी होगा तो क्वेश्चन में तो मेंशन है देयर फिक्स्ड कैपिटल, तो फिक्स्ड होगी। कैपिटल अकाउंट क्या है? वो फिक्स वाला है। और अगर कुछ भी मेंशन नहीं है कि फिक्स कैपिटल नहीं लिखा, तो फिर वो क्या मानेंगे हम? नॉर्मल वाला, फ्लक्चुएटिंग। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब इस पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बार बार बात हो रही थी, कैपिटल तो पढ़ लिया, इंटरेस्ट की बात हो रही थी कि भाई इस पे ब्याज लगता है, क्यों लगता है, कैसे लगता है, थोड़ा सा बता दो। तो देखते हैं क्या है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में बात करूं तो सिंपल सा पहले तो ये देख लेते हैं कि भाई क्या सीन है, कि इसने कैपिटल दी थी, बिजनेस से बोला चल भाई इस पे इंटरेस्ट दो मुझे, तो पहली बात तो इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, यानी फर्म के पास से जा रहा है, तो एक्सपेंस है। कैसा एक्सपेंस है? एओपी नेचर का है। ठीक है, तो इसलिए ये हिसाब किताब चलता है कि इसको हम एक्सपेंस मानते हैं, एओपी नेचर का मानते हैं। अब बात आती है कि इस पे इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा। इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए भाई हमारा मेन तो यही है कि हमें पहले टाइम पीरियड को समझना पड़ेगा। हमारी ये टाइम लाइन है जिसमें हम क्या देख रहे हैं, हमारा अकाउंटिंग ईयर देख रहे हैं। अकाउंटिंग ईयर 1 अप्रैल से शुरू होता है और अगले साल की 31 मार्च तक जाता है नॉर्मली। अब यहाँ पे ओपनिंग डेट पर ओपनिंग कैपिटल होगी जरूर, और यहाँ पे क्लोजिंग डेट पर क्लोजिंग कैपिटल होगी। ठीक है, अब देखो समय तो सीधा चलता है, देखो ध्यान से। अब यहां से क्या होगा, यहां तक पहुंचने के लिए बहुत सारे चेंजेस हो जाएंगे कि भाई कैपिटल में क्या क्या चेंजेस होते हैं, ड्राइंग होती है, एडिशनल कैपिटल का चेंज आता है, प्रॉफिट हो गया, लॉस हो गया, सारी चीजें आ जाती हैं। तो भाई यहाँ पर देखो ड्राइंग हुई होगी तो माइनस किया होगा, एडिशनल कैपिटल लगाया होगा तो ऐड कर देंगे, प्रॉफिट हुआ होगा तो ऐड कर देंगे, लॉस हुआ होगा तो लेस कर देंगे। तो ऐसे चलते 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 हम कहाँ तक पहुंच जाते हैं, क्लोजिंग कैपिटल तक पहुंच जाते हैं। तो इसलिए ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल में चेंजेस आ जाते हैं। तो ये क्या हमारी नॉर्मल कैलकुलेशन है। लेकिन क्वेश्चन में नॉर्मली हमें क्या दिया होता है, हमें दिया होता है क्लोजिंग कैपिटल। अब यहाँ पे ये लफड़ा है कि भाई
इंटरेस्ट जो लगता है ना, इंटरेस्ट लगता है हमेशा ओपनिंग कैपिटल के बैलेंस पर, ठीक है। और अगर हम फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट की बात करें, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट की बात करें, तो उस केस में फिक्स कैपिटल के बैलेंस को ही कंसीडर करेंगे, इसी पे हम रेट अप्लाई करेंगे, ठीक है। करंट अकाउंट के लिए, करंट अकाउंट के जो बैलेंस होते हैं वो भी तो कैपिटल है, लेकिन उस पर इंटरेस्ट नहीं दिया जाता। और फ्लक्चुएटिंग का होगा तो फ्लक्चुएटिंग के केस में तो ओपनिंग बैलेंस होगा ही होगा, उसी पे करेंगे, ठीक है। तो लेकिन प्रॉब्लम यह है कि क्लोजिंग बैलेंस दिया है, हमें ओपनिंग चाहिए, क्या करें? तो भाई हमें वापस आना पड़ेगा, जो भी कैलकुलेशन थी उनको रिवर्स कैलकुलेशन में लाना पड़ेगा, रिवर्स करेंगे, रिवर्स कैलकुलेशन। अब रिवर्स कैलकुलेशन क्या, देखो ड्राइंग क्या हुआ, माइनस हुआ तो देखो प्लस कर दिया, एडिशनल कैपिटल ऐड हुई थी, लो माइनस करो वापस, प्रॉफिट ऐड हुआ था माइनस करो, लॉस क्या हुआ था, माइनस हुआ था, ऐड बैक कर दो। तो ऐसे आए थे, तो वो सारी चीजें उल्टा करते 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 रिवर्स करते करते हम यहां तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से कैलकुलेट हो जाएगा। ऐसे ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का भी केस आता है कि भाई ड्राइंग पे भी इंटरेस्ट क्यों, चलो उसको भी थोड़ा इमेजिन करके देखते हैं। तो ये पार्टनर है, ठीक है, इसने क्या करा, विड्रॉ कर लिया पैसा, ड्राइंग कर ली। अब इसने ड्राइंग कर ली, तो अब फर्म ने बोला कि तुम कैपिटल पे तो बड़ा इंटरेस्ट मांग रहे थे, अब हम तुमसे इंटरेस्ट मांगते हैं, लाओ। तो ड्राइंग पे इंटरेस्ट अब देखो मिल रहा है, कैपिटल कम हो रही है, कैपिटल कम हो रही है और ये इनकम हो रही है। कहां पे जाएगी ये, पीएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड पे, ठीक है। बात समझ में आ रही है? अब अगर हम, ये तो हमें समझ में आ गया कि भाई ये इनकम है, सब कुछ है, क्या है, कैसे है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैप ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो भाई देखो तीन कैटेगरी बनाते हैं हम ड्राइंग को, ड्राइंग पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के पर्पज से। एक इरेगुलर ड्राइंग होती है, एक रेगुलर ड्राइंग होती है, थर्ड कैटेगरी अदर की बना लेते हैं हम, ठीक है। रेगुलर ड्राइंग के बारे में अगर हम बात करें, तो रेगुलर इरेगुलर ड्राइंग के बारे में हम बात करें, तो भाई देखो दो फैक्टर देखने हैं हमें, एक है अमाउंट, एक है टाइमिंग। तो भाई हमारा जो अमाउंट है वो सेम है, लेकिन टाइमिंग सेम, मतलब टाइम गैप सेम नहीं है। हम 2000 5000 2000 निकालते हैं, हमेशा निकालते हैं, लेकिन कभी 10 दिन बाद, कभी 15 दिन बाद, कभी 1 महीने बाद, कभी 6 महीने बाद, ये तो गलत बात है। तो इरेगुलर ड्राइंग है ये। अगर हम टाइमिंग को सुधार भी लें, लेकिन अगर हमारा अमाउंट फिक्स ना रहे, कभी 5000, कभी 2000, कभी 6000, तो भी वो इरेगुलर ड्राइंग है। और दोनों ही सेम ना रहे तो वो इरेगुलर रहेगी ही रहेगी। तो इसलिए रेगुलर ड्राइंग के लिए हमें क्या चाहिए होता है, अमाउंट भी सेम चाहिए होता है, टाइमिंग भी सेम चाहिए होती है, तो वो जाके क्या बनती है, रेगुलर ड्राइंग, सॉरी रेगुलर ड्राइंग बन जाती है, ठीक। अदर के केस में अगर हम देखें, तो अदर के केस में हमें टाइमिंग ही नहीं बताई जाती, हमें टोटल ड्राइंग बता देते हैं कि भैया एक ड्यूरिंग द ईयर, ये सबसे प्यारी लाइन लिखी होती है, ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। चुन्नू ने निकाले 5000 रुपए, अभी ड्यूरिंग द ईयर का हम अचार डालें, नहीं समझ में आ रहा भाई हमें? तो भाई ऐसे में हम जो टाइम है, टाइम को हम क्या कंसीडर करते हैं कि भाई 6 महीने, 12 में से 6 महीने ही इंटरेस्ट लगा होगा, तो हाफ ईयर का इंटरेस्ट लगता है। तो कभी भी कैलकुलेशन करो, तो कैलकुलेशन करते वक्त इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की आप क्या कंसीडर करेंगे, 6 महीने, टाइमिंग में 6/12 करेंगे। बात समझ में आ रही है? चलो अब बात करते हैं इन दोनों की। तो यहाँ पर क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बहुत प्यारी तरीके से निकलती है। यहाँ पे हम ड्राइंग्स लेंगे, इनटू में रेट अपॉन 100 करेंगे, इनटू में टाइम कर देंगे, और ये जो ड्राइंग होगी ये इंडिविजुअल, एक एक ड्राइंग चुन चुन के इंडिविजुअल ड्राइंग लेंगे, क्योंकि हर, या तो अमाउंट चेंज है, या टाइमिंग चेंज है, या दोनों ही चेंज है, तो एक एक को अलग अलग तरीके से, क्योंकि सारी ड्राइंग को मिला करके एक साथ तो हम इंटरेस्ट निकाल नहीं पाएंगे अब, तो एक एक ड्राइंग को लेंगे, आराम आराम से इसको हम कैलकुलेट करते हुए चले जाएंगे, ठीक है। ये हो गया। रेगुलर ड्राइंग सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में। इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, यहां पे क्या होगा, टोटल ड्राइंग लेंगे हम, ठीक है। अब ये जो टाइम है यहाँ पे इस केस में 6/12 लेना बता दिया, एक बार फिर से देख लो, है ना। टोटल ड्राइंग के केस की बात कर रहे हैं, टोटल ड्राइंग लेंगे यहाँ पे हम, क्योंकि यहाँ पे अमाउंट सेम है, हमें पता है अगर भाई हम, और टाइमिंग भी सेम है कि हम हर महीने 2000 रुपये निकालते हैं, साल में 24,000 निकालेंगे, और हर ड्राइंग एक एक महीने के गैप पे हुई है, तो टाइमिंग भी हमारा पैटर्न फिक्स है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो टोटल ड्राइंग लेकर के एक साथ सारी कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो रेट अपॉन में 100 कर लो, और यहाँ पे मेन चीज क्या है, एवरेज पीरियड,
मल्टीप्लाई किससे होगी, टाइम में, क्योंकि टाइम फैक्टर को लेना पड़ता है, टाइम से मल्टीप्लाई करनी पड़ती है, तो टाइम यहाँ पे क्या है, एवरेज पीरियड, ठीक है, डिवाइडेड बाय 12। सर ये एवरेज पीरियड कैसे निकलता है, अब बताओ। तो भाई एवरेज पीरियड समझना जरूरी है, एवरेज पीरियड। अब अगर हम ध्यान से देखें तो भाई देखो, टोटल ड्राइंग हमें क्वेश्चन में गिवन होगी, हम निकाल लेंगे, रेट हमें बता दिया होगा, 100 हमें लिखना आता है और 12 भी हमें लिखना आता है, तो भाई एवरेज पीरियड पता होना बहुत जरूरी है, वही सीखना है। तो एवरेज पीरियड का क्या फंडा है, एवरेज पीरियड इज इक्वल टू पीरियड आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, ठीक है, पीरियड आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग टिल ईयर एंड, कि आपने जब फर्स्ट ड्राइंग करी थी उस डेट के बाद कितना समय था साल खत्म होने में, प्लस पीरियड आफ्टर लास्ट ड्राइंग, कि अगर आपने जो लास्ट ड्राइंग करी थी उसके बाद, ठीक है, टिल ईयर एंड, साल खत्म होने में कितना समय था लास्ट ड्राइंग के बाद भी, दोनों टाइम को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो, आपका एवरेज पीरियड निकल जाएगा। बात समझ में आ रही है, क्लियर है। अब ये जो एवरेज पीरियड निकालते हैं, जो ड्राइंग करते हैं, टाइम वाली बात करते हैं, ये जो टाइम है ये 2 तरीके से, मंथली बेसिस पे भी हो सकता है और ये क्वार्टरली बेसिस पे भी हो सकता है, ठीक है, अभी समझ लेंगे, टेंशन नहीं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम मंथली की बात करें तो हमने ड्राइंग करी इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, यानी हर मंथ की बिगिनिंग में, यानी शुरुआत पे, पहली तारीख पे हमने ड्राइंग करी। तो कैसे निकालोगे भाई एवरेज पीरियड, तो भाई हम एक टाइमलाइन बना करके, मैं आपको शो करके दिखा रहा हूँ, आपको पेपर में करने की ऐसे जरूरत नहीं है, आप सिंपल सीधा कर सकते हैं, लेकिन आपके लिए इतना तो कर ही सकते हैं। तो भाई आपको पहली ड्राइंग देखनी है, हर महीने करी तो पहले महीने में की होगी, लास्ट ड्राइंग देखनी है तो लास्ट ड्राइंग भी लास्ट मंथ तो की होगी, हर महीने कर रहे हो तो पहले महीने यानी अप्रैल से शुरू होता है, तो पहले महीने की पहली डेट पर हमने ड्राइंग करी है, 1 अप्रैल को करी है, तो यहां से ये वाला पॉइंट देख रहे हैं, यहां से साल खत्म होने में कितना टाइम है, साल कब खत्म होता है, 31 मार्च अगली साल की, तो सर पूरे 12 महीने हैं, हाँ भाई बिल्कुल पूरे 12 महीने। लास्ट मंथ कौन सा सर, यही वाला मार्च का महीना, तो इसकी 1 तारीख को ड्राइंग करी होगी हमने सर, लास्ट वाली, बिल्कुल सही। तो अब कितना टाइम बचा है सर, 1 महीना बचा है बस। तो मैंने क्या बोला, 12 और 1 दोनों को जोड़ दो और 2 से डिवाइड कर दो, तो 13/2 यानी 6.5 मंथ्स आपका एवरेज पीरियड आ जाएगा, ठीक है। और देखो भाई यहाँ पे जो भी अमाउंट आएगा आपका, रेट आएगा, तो यहाँ पे आप 6.5 लिख के 12 से डिवाइड करेंगे और कैलकुलेशन करने के बाद आपका आंसर क्या आएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पूरा पूरा सही सही आ जाएगा, ठीक है। चलो भाई यहां तक समझ में आ गया, और करके देखते हैं भाई। चलो एक मैंने मंथ वाला करा दिया, एक मैं करा देता हूं आपको क्वार्टर वाला, है ना, क्वार्टर अगले पेज पे करा देते हैं, है ना। लो भाई अगला पेज, ओके, तो क्या करते हैं, एंड ऑफ द क्वार्टर, ठीक है, ड्राइंग एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। आपको पार्ट्स में भी, ये जो चैप्टर है ये पार्ट्स में भी कराया गया है, ठीक है, तो आप जा करके देखिए पार्ट्स में। और मतलब क्या कहते हैं, मतलब अगर आपको देखना है कि भाई सर सारे ही क्या कहते हैं एवरेज पीरियड निकाल के देखा, तो वहां पे मैंने आपको दिखाया हुआ है, ठीक है। लेकिन ये है कि आपको एक जगह पे पूरा सोल्यूशन मिल जाएगा और बहुत अच्छे तरीके से मिल रहा है, तो वन शॉट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। चलो, तो एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, तो ईच क्वार्टर के एंड में, क्वार्टर क्या होता है, किसी भी चीज़ को 4 हिस्सों में बांट देना क्वार्टर होता है, तो साल को, पूरे ईयर को 4 टुकड़ों में बांटेंगे तो क्या होगा, वो क्वार्टर कहलाएगा। यानी 12 महीने होते हैं, 4 टुकड़ों में करोगे, 3-3 महीने के 4 हिस्से बनेंगे, ठीक। तो हमें क्या चाहिए, पहली ड्राइंग और आखिरी ड्राइंग, तो पहली ड्राइंग पहले क्वार्टर में और लास्ट ड्राइंग लास्ट क्वार्टर में। पहला क्वार्टर क्या होगा, अप्रैल मई जून। लास्ट क्वार्टर क्या होगा, जनवरी फरवरी मार्च। आया समझ में। तो एंड ऑफ ईच क्वार्टर, तो सर एंड तो यहाँ पे हो रहा है जून में, तो लास्ट तारीख क्या होती है, 30 जून होती है। अब 30 जून को पहली ड्राइंग हुई होगी, तो अंत होने में हमारा अकाउंटिंग ईयर कितना टाइम बचेगा, सर अप्रैल पूरा गया, मई पूरा गया, जून पूरा गया, तो आगे तो 9 ही महीने बचे।
बिल्कुल सही बात है। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ होगा, जनवरी फरवरी मार्च, तो हर क्वार्टर के एंड में, तो इस क्वार्टर के भी एंड में 31 मार्च को ड्राइंग करी होगी। साल खत्म होने में कितना टाइम है सर? बिल्कुल टाइम नहीं है, 0, तो 0, तो दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, क्या आएगा? 4.5 मंथ आ जाएगा। सही है ना भाई, आसान है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो आई होप यहां तक आपको अच्छे से सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। अब बढ़ते हैं हम आगे सैलरी और कमीशन वाले टॉपिक पे कि सर सैलरी कमीशन क्या होती है। अच्छा, क्वेश्चन भी करके देखे क्या? एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं, ठीक है। ए और बी पार्टनर है, ठीक है। जो ए है वो क्या करता है, 4,000 रुपये विड्रॉ करता है, ठीक है, इन दी मिडल ऑफ, देखो मिडल ऑफ ईच मंथ, हर महीने के बीच में वो 4,000 रुपये विड्रॉ करता है, ठीक है। मिडल वाला भी हो जाएगा चलो आपका। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकालोगे? आई ओ डी इज इक्वल टू क्या होगा, टोटल ड्राइंग इनटू में रेट अपॉन 100। अच्छा, रेट भी आपको गिवन है यहाँ पे, मान लो आईओडी का रेट है, मान लो 10% पर एनम है, ठीक है। क्या होगा, एवरेज पीरियड अपॉन में 12। तो टोटल अगर ड्राइंग की बात करें तो सर 4,000 12 बार निकाला होगा, बिल्कुल। रेट 10% है, बिल्कुल। सर एवरेज पीरियड नहीं पता हमें, अभी निकालते ना। लो भाई, फर्स्ट मंथ के मिड में यानी 15 अप्रैल, मिड में निकालना ना, मिडल देखो, मिडल मिडल। तो सर आधा महीना जा चुका, तो अब तो साल खत्म होने में 11.5 महीने हैं, बिल्कुल सही। लास्ट मंथ के मिड में यानी 15 मार्च, तो सर अब तो साल खत्म होने में सिर्फ आधा महीना बाकी है, 0.5, 2 से डिवाइड कर दो, 12/2, क्या आ रहा है? 6 महीने आ रहा है, 6 महीने आ रहा है, 6 लिख दिया हमने, ठीक है। 12 से 12 कैंसिल कर दो, 0 से 0, 0 से 0 कैंसिल कर दो, ठीक है। 6 गुणा 400 क्या होगा? 2400 रुपये, ठीक है। ये भी समझ में आ गया। चलो अब सैलरी और कमीशन के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। और भाई क्वेश्चन की प्रैक्टिस इसी चैनल पे होगी, तो टेंशन मत लो, बस कमेंट करके बता देना सर करवा दो, अब तो बहुत हो गया, अच्छे से समझ लिया हमने। और घर पे भी क्वेश्चंस कर लेना भाई, ये सारे जो टॉपिक्स कराए जा रहे हैं, चैप्टर खत्म हो गया तो क्वेश्चन भी खत्म होने चाहिए। सैलरी कमीशन के बारे में बात करते हैं। रेम्युनरेशन है, पार्टनर को दी जाती है, एओपी है, पढ़ चुके हो ना इतनी बात तो, ठीक है। और ये पार्टनरशिप डीड में अगर गिवन होगी तभी हम अलाउ करेंगे, नहीं तो नहीं करने वाले, ये पता है ना आपको, बताया होगा। जर्नल एंट्री भी कराई थी, याद है, सैलरी दो कमीशन दो, किसको? पार्टनर को दोगे, कैपिटल या करंट अकाउंट में जाएगी, ठीक है। जब राइट ऑफ करेंगे तो पीएल अप्रोप्रिएशन में जाएगी, क्योंकि ये क्या है? एओपी है, पढ़ चुके हो, तो इस पर ज़्यादा टाइम लगाने का नहीं। अब बात करते हैं कमीशन को कैलकुलेट कैसे करेंगे, क्योंकि सैलरी तो सिंपल सा, पर मंथ दिया तो 12 से मल्टीप्लाई कर दो, पर ईयर दिया तो पूरी दी ही हुई है, उसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कमीशन को कैसे कैलकुलेट करेंगे? कमीशन को कैलकुलेट करते हैं तो भाई किस पे करते हैं? परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट। तो भाई यहाँ पे सिंपल सी दो चीज़ें हैं, एक है बिफोर चार्जिंग कमीशन और एक है आफ्टर चार्जिंग कमीशन। कि भाई जो कमीशन आप निकालो उसको चार्ज करने से पहले आपको जो नेट प्रॉफिट दिया है उसके लिए फॉर्मूला अलग है। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट जो है आपको उसमें मल्टीप्लाई करना रेट को, डिवाइड करना 100 से, सिंपल। बिफोर के केस में ये याद रख सकते हो आप। भाई ऐसे तो कैलकुलेट करते हैं कि अगर भाई नेट प्रॉफिट पे आपको 10% अगर आपको कमीशन मिलनी है तो नेट प्रॉफिट में 10% मल्टीप्लाई कर दो, बात खत्म। दूसरा क्या है? आफ्टर चार्जिंग, कि भाई कमीशन जो आप कैलकुलेट कर रहे हो ना उसको चार्ज करने के बाद जो प्रॉफिट आता, सर कैसी बातें कर रहे हो, उसको चार्ज करने के बाद सर वही तो कैलकुलेट कर रहे हैं जो चार्ज करना है। तो इसके लिए फॉर्मूला चेंज हो गया। फॉर्मूला क्या हो गया? जो आपका नेट प्रॉफिट है वो तो वही रहेगा, उसको तो आप चेंज कर नहीं सकते, लेकिन इसके अंदर अगर हम कमीशन माइनस कर लेते तो आपका जो प्रॉफिट होता है वो कम होता। तो इसका मतलब क्या है? 100% आपका क्या है? नेट प्रॉफिट है, और इसके अंदर कमीशन का भी रेट मिक्स है। तो इसलिए हम इसको डिवाइड किससे करते हैं? रेट प्लस, सॉरी 100 प्लस रेट से। तो क्या होगा? नेट प्रॉफिट इनटू में रेट ऑफ कमीशन अपॉन में 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन। तो अगर मान लो 10% है, 10% अगर आपका रेट ऑफ कमीशन है तो आप प्रॉफिट में क्या करोगे? 10/110 करोगे मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये सिंपल सा इसका क्वेश्चन
कर सकते हैं आप, बहुत आराम से हो जाएगा। और डेडिकेटेड वीडियो है ही, उसके अंदर मैंने एक आध क्वेश्चन तो सब में कराया हुआ है। प्रैक्टिस के सेशन 101% आएंगे, डोंट वरी एट ऑल। अब बात करते हैं पास्ट एडजस्टमेंट की। पास्ट एडजस्टमेंट ये क्या खेल है? तो भाई ये जो खेल है ना, वो खेल 11th से चला आ रहा है, ठीक, क्लास 11th अकाउंट्स। और शायद हो सकता है कि आपने उस चैप्टर को ध्यान से ना पढ़ा हो, वो है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। क्या है? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। अब यहां पे गलती होती थी और उसको ठीक करते थे जर्नल एंट्री पास करके। अब यहाँ पे पास्ट एडजस्टमेंट, पास्ट में हमने कुछ गलती कर दी, उसको एडजस्ट करना है, वही रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर ही तो है। तो भाई कुछ गलती करी, जैसे मान लो हमने कैपिटल लगाई है, कैपिटल लगाई कैश दे करके, कैश 5,000 रुपये दिया और कैपिटल भी हो गए। तो हमने कैश दिया तो हमने एंट्री क्या करी? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। अरे सर गलत कर रहे हो बेटा, गलती करूंगा तभी तो रेक्टिफाई करके दिखाऊंगा। 5,000 रुपये और 5,000 रुपये, ठीक है। ओके सर ये तो गलत है, हाँ भाई इसी को तो ठीक करना। सही क्या करना चाहिए था सर? आपको कैश लिखना चाहिए था, कैश अकाउंट टू कैपिटल 5,000 और 5,000। तो मैंने कहा भाई देखो कैपिटल तो सही लिखी है ना, इतना तो खुश हो जाओ। गलत कहाँ है? परचेज को डेबिट नहीं करना था, चाहिए था। तो रेक्टिफिकेशन की एंट्री क्या होगी? रेक्टिफिकेशन की एंट्री होगी, पहले कैश को वापस, जो कैश जो था उसको तो भाई डेबिट होना चाहिए था, डेबिट कर दो 5,000 रुपये से। और परचेज को डेबिट नहीं होना चाहिए था, इसलिए उसको रिवर्स कर दो, यानी क्रेडिट कर दो 5,000 रुपये से। तो ये सिंपल सा बेसिक था जो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का मैंने आपको सिखा दिया। तो सेम हमें बात क्या समझ में आती है? हमें बात समझ में आती है कि भाई हमने जो सही करना चाहिए था और जो हमने गलत कर दिया, उन दोनों को हम कंपेयर करेंगे और रेक्टिफाई एंट्री कर देंगे, ठीक है। यही काम करना है। एक क्वेश्चन करके देख लेते, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसका क्वेश्चन करना बहुत ज़्यादा जरूरी है आप लोगों के लिए, ठीक है। पी और क्यू दो पार्टनर है इक्वल रेशियो में, ठीक। कैपिटल इनकी दी है 1,00,000 रुपये और 50,000 रुपये। पार्टनरशिप डीड में लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा 10% पर एनम के हिसाब से, यानी इस पे 10% यानी 10,000 रुपये और इस पे भी 10% यानी 5,000 रुपये, ठीक है। ओके, प्रॉफिट वर डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट प्रोवाइडिंग आईओसी। हम आईओसी देना भूल गए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए और हमने प्रॉफिट तो बांट दिए। ये गलती हो गई हमसे, पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, उसके बाद प्रॉफिट बढ़ता। तो देखो बेटा 10,000 रुपये और 5,000 रुपये, ये टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जाना चाहिए था लेकिन गया नहीं। तो ये 15,000 रुपये की गलती है। गलती कितने की है बेटा? कितने अमाउंट की? 15,000 की। जब हमने बांटा ही नहीं तो इसका क्या हुआ होगा? इसका क्या हुआ होगा? इसको नॉर्मल प्रॉफिट में बांट लिया होगा, इक्वल प्रॉफिट समझ के बांट लिया होगा पी और क्यू में, है ना। तो पी को और क्यू को 15,000 का आधा आधा मिल गया होगा, 7,500 7,500। लेकिन देना कितना चाहिए था? हमें देना चाहिए था 10,000 रुपये पी को और 5,000 रुपये क्यू को। तो ये किया जो कि गलत था, और करना ये चाहिए था, इन दोनों कंपैरिजन में ले आते कि भाई इसको 7,500 दे दिए, देने 10,000 थे, तो भाई कितने और देने चाहिए? 2,500 रुपये कम दिए, दे दो ना भाई, इतना नाराज क्या होना। तो इसको हम क्रेडिट कर देंगे। अब इसको 7,500 दे दिए, देने सिर्फ 5,000 थे, इसको 2,500 रुपये ज्यादा दिए, इससे वापस ले लो, इससे वापस लोगे क्योंकि कैपिटल क्या हो जाएगी बेटा? कम हो जाएगी, ठीक है। तो डेबिट कर दो, ठीक। चलो भाई, तो क्या जर्नल एंट्री क्या होगी? रेक्टिफाइंग एंट्री आपकी क्या होगी? बहुत सिंपल है कि हम क्यूज कैपिटल अकाउंट क्या कर देंगे? 2,500 रुपये से डेबिट कर देंगे टू पीज कैपिटल अकाउंट, हो गया। तो ये सिंपल है, और मैंने ये सिंपल क्वेश्चन लिया, ऐसे टफ क्वेश्चन भी होते हैं, एवरेज क्वेश्चन भी होते हैं, लेकिन आपको अभी समझाने के पर्पज से मैंने सिर्फ इतना सा लिया है। और भी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करवाए हुए हैं, आप चैनल को चेकआउट करेंगे आपको 100% मिल जाएंगे, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बेटा देखो कुछ ही चीजें बची हैं जो इस चैप्टर में बची है, चैप्टर खत्म हो चुका है ऑलमोस्ट। क्या है सर? बताएंगे सर। देखो पहला तो एक आता है कॉन्सेप्ट हमारा कि जब हमारे पास व्हेन appropriation AOP appropriation of profit are more than available profit। अब हमने सीखा क्या था इस चैप्टर में? हमने इस चैप्टर में ये सीखा है कि आपका जो भाई प्रॉफिट है, आपका जो प्रॉफिट है, वो प्रॉफिट क्या है तो सही,
लेकिन इतना नहीं है कि आप एओपी दे पाओ। एओपी मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी टू पार्टनर, ये सारी चीजें नहीं दे सकते। तो अल्टीमेटली एओपी ज्यादा है आपके अवेलेबल प्रॉफिट से। मान लेते हैं कि भाई पार्टनर को सैलरी देनी है 10,000 रुपये, लेकिन आपका जो प्रॉफिट अवेलेबल है वो मान लो 2,500 है। तो हमने सीखा था कि भाई लॉस होता तो अप्रोप्रिएशन नहीं देते, प्रॉफिट होता तो देते हैं। अब भाई प्रॉफिट 2,500 रुपये का हुआ है, दे दो। दे पाओगे? नहीं दे पाओगे, इस केस में भी नहीं दे पाओगे। तो कैसे करेंगे? तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है? ए और बी दो पार्टनर है, इनको क्या कहते हैं, इनका 1,00,000 रुपये लगा है भाई साहब का कैपिटल के रूप में, और इनका 50,000 रुपये लगा है कैपिटल के रूप में। ठीक, इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है दिया जाना है 10% पर एनम। ठीक है, सैलरी भी देनी है। सैलरी कितनी मिलेगी इसको? 50,000 रुपये सैलरी मिलेगी। बी को मिलेगी? बी को सैलरी नहीं मिलेगी, बी को सैलरी नहीं मिलेगी। जो प्रॉफिट हुआ है, जो प्रॉफिट हुआ है वो हुआ है मान लो कितना कितना कितना, मान लो 10,000 प्रॉफिट हुआ है। सर क्या करेंगे? अब देखो 10% अगर हमें देना है 1,00,000 का, तो 10,000 रुपये देना है ए को कितना देना है? ए को देना है 10,000 रुपये, क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और बी को भी देना है भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 50,000 का 10% 5,000 रुपये, और 50,000 रुपये सैलरी देनी है। ठीक है, 50,000 रुपये सैलरी देनी है, इसको कुछ नहीं देना। तो टोटल इसको 60,000 रुपये देने हैं और इसको 5,000 रुपये देने हैं। ठीक है, अब पॉइंट ये है कि भाई ये 65,000 रुपये 10,000 रुपये में से दिए कैसे जाए? तो हम क्या करेंगे, ए को कितना एओपी देना है और बी को कितना एओपी देना है, उसका रेशियो निकाल लेंगे। तो 60,000 इज टू 5,000, 3 जीरो गायब, 3 जीरो गायब। ठीक है, 12 जा 1, तो 12:1 का रेशियो। तो 10,000 को आप क्या करोगे बेटा, 12:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लोगे। ठीक है, बस ये होगा, ये टॉपिक है, आसानी से हो जाएगा। ठीक, अब हाँ थोड़ा रेशियो इमेजिनरी डाटा है तो रेशियो थोड़ा आपको अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन क्वेश्चन आप करोगे आपका 100% होगा। फिर बात करते हैं गारंटी की। गारंटी ऑफ प्रॉफिट, गारंटी ऑफ प्रॉफिट। अब गारंटी ऑफ प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो भाई किसी पार्टनर को गारंटी दे दी। अब गारंटी दी है तो भाई क्या करोगे, मान लो ए और बी पार्टनर है, इन्होंने सी को पार्टनर बनाया, इसको हमने इन्होंने गारंटी दे दी। तो या तो ये दोनों ही ऑल पार्टनर्स क्या कर रहे हैं भाई, गारंटी दे रहे हैं, या फिर ठीक है नॉट ऑल पार्टनर्स, यानी या तो ए दे रहा होगा या बी दे रहा होगा गारंटी। ठीक है, अब अगर ऐसा है तो इस केस में क्या है, इस केस में बहुत सिंपल है कि भाई मान लो इसको 10,000 रुपये की गारंटी दी कि भाई तुम्हें 10,000 रुपये प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। अब अगर 10,000 रुपये प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा और मान लो दोनों ने ही गारंटी दे दी, इनका रेशियो क्या है, 1:1 का रेशियो है। ठीक, अब प्रॉफिट जो भी हुआ सी के हिस्से में जो आया, सी के हिस्से का शेयर, ठीक है, शेयर ऑफ प्रॉफिट मान लेते हैं कितना आया, 8,000 रुपये आया। तो भाई गारंटी कितने की दी थी, 10,000 की गारंटी दी थी, तो 2,000 रुपये का क्या आ गया, डेफिशिएंसी आ गई। क्या आ गई, डेफिशिएंसी आ गई। अभी 2,000 रुपये की कमी पूरी कौन करेगा, गारंटी तो इन्होंने ली थी, ये ज्यादा चौधरी बन रहे थे। ठीक है, इक्वल शेयर है, तो हम क्या करेंगे, ए देगा 1,000 रुपये और बी देगा 1,000 रुपये। ठीक है, अब यहाँ पे तो क्या है, पीएसआर दिया हुआ है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है। लेकिन अगर हम सोचें कि भाई अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की जगह हमें डेफिशिएंसी का रेशियो दे दिया हो, तो हम उसको यूज कर लेंगे। आई बात समझ में?
तो ये थे सारे कंसेप्ट्स। और हाँ, यहाँ पे एक और सारे पार्टनर ने नहीं दिया, मान लो ए ने गारंटी दी होती तो 2 के 2000 पूरे के पूरे इसके कैपिटल में से जाते। क्वेश्चंस करेंगे, अच्छे से करेंगे, और भाई पूरे के पूरे क्वेश्चंस करके प्रैक्टिस करके सब कुछ आप लोगों के लिए तैयार कर देंगे। बोर्ड एग्जाम आपका एकदम धुआंधार होगा, जबरदस्त होगा, आपका जो स्कोर होगा वो भी बहुत ज्यादा अच्छा होगा। बस आपको करना क्या है, दिल से सारी चीजें पढ़नी है, सारे कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं और उसको प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, और प्रैक्टिस अगर नहीं की तो भाई वहां पे गड़बड़ है। दिल से क्वेश्चन नहीं समझ में आएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। कंसेप्ट को अगर आपको माइंड में स्टेबल करना होगा तो उसके लिए प्रैक्टिस ही एकमात्र सहारा है। आप सोचोगे कंसेप्ट को जब पढ़ा रहे हैं सर देख लेते हैं, नहीं, पढ़ा लो, पढ़ने के बाद समझ लो, उसके बाद क्वेश्चन ना करो, तब नहीं होने वाला। ठीक है, तो भाई सेशन को लाइक जरूर करें, और आपकी मॉरल ड्यूटी है ये तो वैसे, और शेयर जरूर करना है आपको, मुझको मिल करके सबको एजुकेशन स्प्रेड करनी है, सब तक लेकर जाना है। और कमेंट करके क्लास का फीडबैक जरूर दीजिएगा, कैसी रही क्लास, और साथ ही साथ आप बताइए कि आपको और क्या प्रॉब्लम है, तो हम उस चीज को भी नजर मतलब कंसीडर करेंगे और अच्छे से उस पर आपको क्या कहते हैं आपके हेल्प करेंगे। सब्सक्राइब जरूर करें इस चैनल को, क्योंकि ये चैनल आप लोगों के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन होगा, 100% होगा। और बहुत सारी गाइडेंस वीडियोस भी इस चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल हैं, उनको जाकर के देखिए, करियर गाइडेंस पूरी मिलेगी, कौन से कोर्सेज आपके लिए बेस्ट है क्या नहीं है, सब कुछ। और आई बटन जरूर चेक कर लीजिएगा, यहाँ पर बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको दी गई हैं। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, कीप ग्रोइंग।